उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज तीसरे दिन योगी सरकार ने अपना बजट का पिटारा खोला है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश किया है। बजट पेश के बाद योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनता को बताया। आइए मैं वैशाली वर्मा आपको ले चलते हैं केपीपीए न्यूज चैनल पर और सुनते हैं कि क्या कहा हमारे मुख्यमंत्री ने। इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। प्रदेश के अंदर आज के इस बजट में जो चीजें आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजों की घोषणा इसमें आज यहां पर हुई है। वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया गया है। इसमें पूरे बजट में अगर आप देखेंगे, कुशल वित्तीय प्रबंधन की झलक आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो राजकोषीय जो घाटे का जो निर्धारित सीमा है वह 3.5% से कम करके वह 3.24% तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और यह प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। बजट के अंदर जो कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है वह है 2016-17 में बजट का जो आकार था वह स्वयं के कर का जो उसमें रेशियो था वह केवल 33% था। यानी जो हमारा स्वयं का रेवेन्यू प्रदेश के अंदर था वो उसमें केवल बजट में 33% वो योगदान दे पाता था। शेष ऋणों के माध्यम से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भरता के माध्यम से ही हम थे या फिर उसके बाद कोई भी हम साइलेंट रह पाते थे। इसका मतलब ये सब घोषणाएं झूठी थी। लेकिन आज जो भी हम कर पा रहे हैं, बजट में दोगुने से अधिक बजट होने के बावजूद बजट को हम लोगों ने लगभग 45 से 46% जो भाग है वह स्वयं के राजस्व से आज प्रदेश प्राप्त। राज्य सरकार का यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन और राजस्व चोरी रोकने के जो परिणाम स्वरूप आज एक बजट का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से वहन कर रही है। 16-17 में 20% से अधिक वित्त पोषण ये ऋणों के माध्यम से होता था, लेकिन आज 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें मात्र 16% ही ऋण के माध्यम से रह गया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 16-17 में 8% जो बजट था वह पुराने ऋणों के भुगतान में खर्च होता था और आज बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण मात्र 6% जो बजट का भाग है वही हम पुराने ऋणों के को वहन करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर इस दौरान अगर आप देखेंगे कि बेरोजगारी की दर के बारे में भी आज सदन के अंदर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी बहुत स्पष्ट घोषणा की कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ये 17-18% था। आज ये मात्र 4% रह गया है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, नए रोजगार सृजित हुए। सिक यूनिट को खासतौर पर एमएसएमई यूनिट जो उत्तर के औद्योगिक निवेश का एक बड़ा आधार था उसको पुनर्जीवित किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हम लोगों ने केंद्र से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को लागू करने का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बेहतर हुआ है। जो 16-17 में मात्र 46% था, आज जो 55% हो रहा है। यह प्रदेश के अंदर की वर्तमान की वित्तीय स्थिति को भी दिखाता है और साथ साथ अगर आप देखेंगे 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल 5,90,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए थे और 17 से 22 के बीच में यहां पर उद्यमियों ने, कृषकों ने, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर ने
जो यहाँ पर उन्हें ऋण वितरित किए गए वह लगभग वह 9,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। और अगर आप इस वित्तीय वर्ष में देखेंगे इसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है और इसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे आज के इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनमें मुख्य रूप से प्रदेश के अंदर एक बड़ा भाग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर धनराशि खर्च होगी जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में है। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पे काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है, उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी यहां पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहां पर आज हुई है। प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए अन्नदाता किसानों के बारे में जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी बात की थी, इसे निजी नलकूप से जुड़े हुए जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उन्हें हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। बुंदेलखंड में भारत सरकार और जर्मनी की सरकार की सहायता से एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए भी यहां पर प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान करने का कार्य किया गया है। प्रदेश के अंदर अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और फिर अयोध्या की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगर निकायों को, खासतौर पर जो हमारे 17 नगर निगम है, इस नगर निगम को भी उन्हीं तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए जिससे हम लोग प्रदेश में नेट जीरो की तरफ जा सके। हमारे शहर, आपने देखा होगा पिछली बार हम लोगों ने जब 2017 में आए थे तो कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी उन्हें एलईडी स्ट्रीट लाइट में हम लोगों ने ESL के साथ मिलकर के बदला था। आज आप देखते होंगे कि इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था प्रदेश के अंदर। एक सभी सिटी आज जितने में हमारे नगर निकाय हैं उनमें स्ट्रीट लाइट दर्शनीय भी है और साथ साथ वहां पर बिजली भी कम खर्च होती है और जितनी भी सोलर लाइट बदली गई, जितनी भी वहां पर स्ट्रीट लाइट बदली गई थी, उस स्ट्रीट लाइट पे शासन को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था। वो सारा पैसा भारत सरकार की संस्था ESL ने मिलकर के उस पैसे को वहां पर जितनी भी वहां पे हेलोजन लाइट थी, अन्य स्ट्रीट लाइट थी, उसे बदल करके LED स्ट्रीट लाइट के रूप में उसे बदला था। बदले में उसने एक MOU किया था कि अगले 7 वर्ष तक हम इसकी रख रखाव करेंगे और जो विद्युत की बचत होगी उसी में से वह अपना पैसा भी लेंगे। ये एक मॉडल यहाँ पे लागू किया गया था, आज जो प्रदेश के अंदर जारी है। सोलर सिटी हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जो आज दुनिया के अंदर नेट जीरो की बात की जा रही है, इस दिशा में आगे बढ़ाने की एक शुरुआत अयोध्या से सोलर सिटी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 पोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे और 2 वाराणसी और गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ ये यहां पर पूरी तरह यहां पर क्रियाशील थे।
आज हम 9 एयरपोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील कर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। 3 एयरपोर्ट वर्तमान में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं। 9 अन्य एयरपोर्ट यहां पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे, और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है और उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी इस बजट में इसका प्रस्ताव यहां पे प्रस्ताव किया गया है। और प्रदेश के अंदर परिवहन निगम का बेड़ा, आप हम सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा था, बड़े पैमाने पर प्रदेश के कामगार और श्रमिक अपने राज्य के लिए आने के लिए मजबूर हुए थे। उस समय परिवहन निगम की बसेज के माध्यम से ही हमें उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हमें मदद मिली थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 22-23 में 200 करोड़ रुपए नई बसेज के क्रय के लिए व्यवस्था परिवहन निगम के लिए की थी। 23-24 में परिवहन निगम की 1000 नई बसेज के लिए भी बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम के बस स्टैंड के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और प्रदेश ने जो अपनी ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। प्रदेश के अंदर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों को ब्रिजेज के निर्माण के लिए, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रावधान किया गया है। उनके अनुरक्षण के लिए 6,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रदेश के अंदर अन्य ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों के निर्माण के लिए भी 1525 करोड़, रेलवे उपरिगामी सेतु के लिए 1700 करोड़ और अन्य सेतुओं के निर्माण के लिए भी 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2588 करोड़, प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 2538 करोड़, प्रमुख धर्मस्थलों पर जाने वाले सड़कों के मार्गों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए, राज्य सड़क निधि से अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपए, औद्योगिक और जो लॉजिस्टिक पार्क हैं उनको 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसमें एक नया मत उसमें जोड़ा गया है कि गन्ना विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी सड़कें थी, अब पीडब्ल्यूडी उनका निरीक्षण करेगा और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी बजट में आज की गई है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति आज घोषित की गई है, वह है मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह कार्रवाई प्रदेश के अंदर यहां पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था आज इस बजट में की गई है, जिसके लिए इस बजट में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1200 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर जो सिक यूनिट हमारी हैं, खासतौर पर कताई मिल्स हैं, स्टेट यार्न यूनिट हैं, स्टेट स्पिनिंग जो मिल्स हैं, राज्य वस्त्र निगम से जुड़ी हुई जो मिल्स हैं, जो एक प्रकार से बंदी के कगार पर हैं, उन सभी को हम नए औद्योगिक क्लस्टर वहां पे विकसित कर सकें, नए औद्योगिक इकाइयों को विकसित कर सकें,
इसके लिए एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है और इसमें हम वहां पर जो कर्मचारी पहले से वहां पे कार्यरत हैं उनके देय भुगतान के बारे में भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए जो व्यवस्था की थी 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, जिसके तहत 20 लाख युवाओं को हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। इस बार के इस बजट में हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है, जो उत्तर प्रदेश के यूथ को प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन, ये स्नातक और प्रास्नातक युवाओं को इस सुविधा हम कराने जा रहे हैं और अगले 5 वर्ष में कुल 2 करोड़ युवा को हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मैं निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में निवेश, उसमें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी 500 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी इसमें 275 करोड़ रुपए का प्रावधान है और भारत सरकार की विशेष सहायता प्राप्त योजनाओं के वित्तीय में, जिसमें जनपद स्तर पर यूनिटी मॉल की स्थापना होनी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके डिस्प्ले के लिए यूनिटी मॉल बनेंगे, उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण, टूल किट उपलब्ध कराना, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। तो प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रावधान किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17-18 में प्रदेश में हमारा जो कुल निर्यात होता था वो मात्र 86 से 88,000 करोड़ रुपए के बीच में था। आज वह बढ़ करके लगभग 1,60,000 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एक नई योजना इसमें हमने चलाई है। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उद्यमी हैं या जो वहां कारीगर हैं, उनको सुरक्षा बीमा का कोई कवर नहीं था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हम इस बार उसको लागू कर रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। अगर किसी आपदा के कारण, किसी दुर्घटना के कारण उस उद्यमी की, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाली किसी उद्यमी की, किसी कारीगर की, किसी हस्तशिल्पी की दुर्भाग्य से मौत होती है तो 5 लाख रुपए की बीमा कवर उसे देने का कार्य किया जाएगा और इसको लेकर के हम लोगों ने कार्य पर इसमें बजट में उसका प्रावधान किया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए भी प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान किया गया, इसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अंदर नई स्टार्टअप नीति के बारे में, आईटी सेक्टर में इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप सीड कैपिटल के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रदेश के अमरोहा, बागपत, अमेठी, संभल, हापुड़ जनपदों में और वाराणसी और चंदौली में भी हम लोगों ने जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमता विकास केंद्र की स्थापना के लिए भी इसमें बजट का प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर यह वर्ष हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है। जो मोटा अनाज है, श्री अन्न के रूप में जिन्हें प्रधानमंत्री एक नया संबोधन दिया है। सुपर फूड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ पर जीआईएस के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस रूप में एक नामकरण भी दिया था। प्रदेश के अंदर मिलेट वर्ष के अंतर्गत मिलेट पुनरुद्धार योजना के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस वर्ष हम लोग नए 5 विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान खोलने जा रहे हैं, जिनमें कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी है।
3 अन्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय जिन कमिश्नरी में अब तक कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, खासतौर पर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, दही पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर, और मुरादाबाद, ये 3 कमिश्नरी हमारी थी जहां पे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं था। वहां पर ये व्यवस्था की जा रही है और कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ प्रस्तावित किया गया है। और प्रदेश के अंदर फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में जो अपार संभावना है, इसके लिए भी एक विश्वविद्यालय के समकक्ष इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए भी बजट में उसका प्रावधान प्रदेश के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ध्यान दिया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए। अगर आप देखेंगे 2017 से ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ला करके मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त करके किसानों से सीधे क्रय करना प्रारंभ किया। धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, मकई का, ये सभी चीजें हम किए और बीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे दिए। प्रदेश के अंदर 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पिछले 6 वर्ष के अंदर भुगतान भी कर चुके हैं। चीनी मिलें जो बंद हो रही थी वो फिर से चलनी प्रारंभ हुई हैं और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने इसको चलाया है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर पिछले 6 वर्ष में 3% से अधिक बढ़ी है, लेकिन इसे डबल डिजिट में ले जाना है। उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। एफपीओस के गठन के साथ साथ एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ साथ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जो 9 प्रदेश के अंदर क्लाइमेटिक जोन है, उनमें कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भी बजट में 10 करोड़ के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना तथा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना आदि कार्यों हेतु 1547 करोड़ रुपए की व्यवस्था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन संपूर्ण प्रदेश दिनांक 23 सितंबर 2018 से किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियाशील हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर्स एंड पीएचसी टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हेतु 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 460 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरणों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा आ गया। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के अंतर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु कमजोर वर्गों के लिए खासतौर से असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु 26 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की कुल 8528 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022-23 में पीजी की कुल 2847 सीटें हो गई हैं। वर्ष 2022 में लगभग 300 संस्थानों में नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश में राजकीय पैरामेडिकल कॉलेजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 की गई, जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या 287 से बढ़ाकर 351 की गई। टर्शरी चिकित्सा सुविधा को शुरू किए जाने के क्रम में एसजीपीजीआई लखनऊ के 558 बेड के इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना की गई। इसके अलावा एसजीपीजीआई में लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर व एडवांस डायबिटिक सेंटर की स्थापना की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज एवं केजीएमयू लखनऊ में डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना की गई है। राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड न्यूरो साइंस केंद्र का कार्य प्रगति पर है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन 14 मंडलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आईटीईएस डेटा सेंटर, आईएसडीएम, डिफेंस एवं एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियां प्रख्यापित की गई हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में समेकित औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र परिस्थिति की तंत्र बनाने में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में त्वरित परिवहन के दृष्टिगत कई एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रदेश में द्रुत परिवहन के साथ साथ एक्सप्रेसवेज के दोनों तरफ औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी, जो प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक होंगी। 5 लाख रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बनाए जा रहे एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक गलियारों के सृजन का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बनेगा, जिससे भविष्य में और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 4 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे तथा 2 संकुल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाने के प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में आयोजित किया गया, जिसमें प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। भारत में व्यवसाय में सुगमता की रैंकिंग में 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश के 2य स्थान पर आ गया है। सफलता के पश्चात राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित होना इसका स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास व रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों के सृजन में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई की महती भूमिका है। सूक्ष्म लघु मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक एमएसएमई इकाइयों की स्थापना कराकर प्रदेश में पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवीन एमएसएमई नीति 2022 में रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। इस नीति के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को प्रथम बार 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी उपादान उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त नीति के अंतर्गत उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जाएगा, जिससे प्रदेश में पूंजी निवेश के साथ ही अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सकेगा। प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़क एवं सेतु, वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण मार्गों का निर्माण तथा अब तक लगभग 18,407 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किलोमीटर लंबाई का 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया। सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21,159 करोड़ 62 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 6209 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिए 3473 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपए एवं अन्य सेतुओं हेतु 1850 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजमार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 2588 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 2538 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण और हेतु 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों को चौड़ीकरण तथा एवं सुदृढ़ीकरण, नव निर्माण, पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। प्रदेश में 75,090 किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियां, 34,316 राजकीय नलकूपों, 29 पंप नहरों, 252 लघु डाल नहरों एवं 69 जलाशयों से लगभग 99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में 20 परियोजनाएं पूर्ण की गई। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे 44,72,000 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना, कचनौदा बांध के अवशेष कार्यों की परियोजना, शहजान बांध स्प्रिंकलर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना आदि परियोजनाओं के पूर्ण होने से 1.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे प्रदेश में 4.26 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। विगत 5 वर्षों में लगभग 7426 किलोमीटर लंबाई की नहर पटरियों को गड्ढा मुक्त नवीनीकरण किया गया है। राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों से संबंधित 8 परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए लगभग 1,17,435 हेक्टेयर की सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 83,055 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया। प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना नाबार्ड पोषित विद इन ब्रैकेट आगामी 2 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 1.5 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है, जिससे लगभग 1,03,000 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डाक जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण परियोजना आगामी 2 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 56.90 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना का लक्ष्य है, जिससे लगभग 39,800 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 23-24 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल विकास हेतु 2,803 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5332 करोड़ 50 लाख रुपए, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2220 करोड़ 20 लाख रुपए तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना नाबार्ड पोषित एवं 502 करोड़ रुपए एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। LTIF योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपए तक व्यवस्था प्रस्तावित है। जल निकास नाबार्ड बोर्ड की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 330 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1619 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 19,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 25,350 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 में तक इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत पेयजल योजना उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 188 योजनाओं जिनकी लागत 455.15 करोड़ रुपए है को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। नागरिक उड्डयन, हमारी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है तथा 80 गंतव्य स्थानों के लिए एयर सर्विस उपलब्ध है। प्रदेश में 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील है। जेवर तथा अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। शीघ्र ही प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के क्रियाशील हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 4 एयरपोर्ट्स के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 6 एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है। आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। हमारा यह मानना है कि प्रदेश की जनता को हवाई यात्रा सुलभ में हो। प्रदेश में जिस प्रकार हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार हो रहा है वह कदाचित इन पंक्तियों में सांकेतिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिलता है। ऊर्जा, वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घंटे और गांव को 18 से 20 घंटे बिजली दिए जाने का रोस्टर निर्धारित है। 1 अप्रैल 2017 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में 14.38 घंटे, तहसील क्षेत्र में 16.58 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 21.8 घंटे आपूर्ति के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक औसतन ग्रामीण क्षेत्र में 17.26 घंटे, तहसील क्षेत्र में 20.52 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 23.26 घंटे आपूर्ति की गई। वर्ष 2017-18 से कुल 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहायता बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। कृषि कार्यों हेतु समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 11 केवी कृषि एवं गैर कृषि ग्रामीण फीडरों के पृथकीकरण योजना के अंतर्गत लक्ष्य 2227 फीडरों का पृथकीकरण पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में स्थापित होने वाली तापी उत्पादन परियोजनाओं तथा यथा घाटमपुर, ओबरा, सी व जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 7,076.37 करोड़ रुपए की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण पीपीपी पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 4,081.23 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा शेष निर्माणाधीन है। वर्ष 2019-20 में औसतन उत्पादन उपलब्धता 3766 मेगावाट प्रतिदिन, वर्ष 2020-21 में औसत उत्पादन उपलब्धता 3816 मेगावाट प्रतिदिन तथा वर्ष 21-22 में औसतन उत्पादन उपलब्धता 3998 मेगावाट प्रतिदिन रही है। 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय परियोजना, 2x660 मेगावाट ओबरा सी तापीय विस्तार परियोजना एवं 1x660 मेगावाट पुंज की तापीय परियोजना का आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण होना एवं उत्पादन कार्य प्रारंभ होना लक्षित है। पारेषण तंत्र की क्षमता जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी को वर्ष 2021-22 में 28,000 मेगावाट तक किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बढ़ाकर 30,806 मेगावाट तक किया जाना लक्षित। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की छूट प्रदान की गई थी, जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था KfW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड परियोजना के अंतर्गत पारिश्रमिक तंत्र के निर्माण हेतु 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस परियोजना को 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना लक्षित है। विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु केंद्र सरकार की सहायता से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 6500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विद्युत प्रकाश और शक्ति का स्रोत है। यह वह शक्ति है जिसके अभाव में नगर अंधकारमय और समाज गति शून्य हो सकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी इस पलकों पे दिए हैं रोशन, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अंतर्गत सरकारी एवं निजी भवनों पर 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना, 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं सोलर पावर पार्क की स्थापना कराई जाएगी। 2,000 मेगावाट क्षमता पीएम कुसुम योजना अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंप का सोलराइजेशन एवं पृथक कृषि विद्युत फीडरों को सोलराइजेशन कराया जाएगा, जिनकी सम्मिलित क्षमता 2,000 मेगावाट होगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये नीति आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नीति के अंतर्गत कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बायोकोल पैलेट्स और ब्रिकेट्स, बायोडीजल, बायोएथेनॉल की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पंप स्थापित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 29,652 सोलर पंपों की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के गरीब परिवारों के घरों पर प्रकाश पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1.93 लाख सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत लगभग 3.10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। आवास एवं शहरी नियोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के AHP घटक के अंतर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं में लगभग 48,277 भवन निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि अवशेष भवन मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। गोरखपुर नगर स्थित गौड़ धोइया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट संबंधी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। नगर विकास अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,156 करोड़ रुपए है, में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89,21,000 टन लीगेसी वेस्ट एकत्रित था, जिसमें से 51,21,000 टन के लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर दिया गया है।
शेष के निस्तारण हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अंतर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। वर्ष 2022-23 में प्रावधानित 621.55 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अमृत 2 के अंतर्गत पेयजल सीवरेज तथा वाटर बॉडीज हेतु वर्ष 2022-23 में 2000 करोड़ रुपए के बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में